जय महाकाली बच्चों, मेरा नाम है सुरभि सिंह और एक्स्ट्रा पीरियड की दुनिया में जैसे मैं आपका डेली स्वागत करती हूँ, आज भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, पहले की वीडियोस में मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाया था जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 कराया था। आज मैं आपको पार्ट 3 कराऊंगी, पर थोड़ा सा बदलाव है। वो बदलाव ये है कि अब मैं वीडियोस को चाहती हूँ कि बहुत डिटेल में ना पढ़ा करके आपको जितना ज़रूरी है, जितना आपके एग्ज़ाम में आएगा और जितना आप आसानी से याद रख सकें, बस उतना पढ़ाऊँ। पहले की वीडियोस में जो पढ़ाया है वो भी सब आपके काम का है। ऐसा नहीं है कि उसमें ज़्यादा पढ़ाया है तो वो काम का नहीं है, काम का वो भी है। पर मैंने ये सोचा कि आपको केवल एनसीईआरटी की लाइन और लाइन एक्सप्लेन कर दूँ। केवल एनसीईआरटी की जो ज़रूरी लाइन है जिस पर क्वेश्चन आए हैं या आ सकते हैं, वो लाइन मैं पहले आपकी रिवाइज़ करवा दूँ, उसको समझा दूँ, ताकि आप वही लाइनें आराम से याद रख सकें और एग्ज़ाम में जाएं तो आपके लिए वो आसान बन जाए। पर बच्चों, मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे कि अगर मैंने बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ में वो चीज़ एक्सप्लेन कर दी तो वो सब आप पूरा याद नहीं रख पाएंगे और सब जाके एग्ज़ाम में भूल जाएंगे। तो सब जाके भूल जाएं, उससे अच्छा है कि जितना पढ़ के जाएं उतना याद रहे। और अगर आप कम पढ़ेंगे, एकदम सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ेंगे, तो वो आप याद रख पाएंगे बच्चों। तो ये आपके ही भलाई के लिए मैंने ऐसा स्टेप उठाया है। तो अब बच्चों, मैं शुरू करने जा रही हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 3। आप अपना एनसीईआरटी लेके बैठ जाइए और मेरे साथ अच्छे से पढ़ाई करिए। अरे भगवान, ये देख रहे हैं आप, मतलब मुश्किल से अगर 5 मिनट के लिए मैं बाहर चली जाऊँ ना, तो ये बच्चे अपना काम कर ही जाते हैं। ये दूबे सर के बच्चे जो है इतने शैतान हैं, प्यारे भी बहुत हैं, मासूम हैं, लेकिन शैतानी भी देखिए उनमें बेहिसाब भरी है। अब ये क्या बनाए हैं वो, फिलहाल जो भी बनाए हैं बहुत अच्छा बनाए हैं, पर कम से कम उनको मेरे बोर्ड को तो छोड़ देना चाहिए। मतलब घर की दीवारें, मेरी किताबें कुछ नहीं बची हैं, सब पे अपनी चित्रकारी कर देते हैं। अब कम मेरा बोर्ड उस पर भी शुरू हो जाते हैं। और लिखे क्या है, पापा, मतलब बनाए किसको हैं? दूबे सर को, अपने ही पापा को बनाए हैं। आप देख लीजिए दूबे सर, क्या बात है। तो बच्चों, अब हम लोग बढ़ रहे हैं। फिलहाल ये अच्छा सा उनकी कलाकारी है, आप भी देख लीजिए, खुश हो लीजिए, फिर बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो बच्चों, मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जितना पढ़ाया था पूरा रिवाइज नहीं करवाने जा रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो भी पढ़ाया गया था उसको रिवाइज करके आएँ। बस मैं टॉपिक बता दे रही हूँ ताकि आपको क्विक रिवीजन करने में आसानी हो। मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बताई थी, जिसमें अरिस्टोटल के बारे में बताया था। उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था कि प्लांट में और शव में, प्लांट में और एनिमल में। प्लांट में उन्होंने ट्री, हर्ब और शव बताया था। एनिमल में उन्होंने एनेमा और इनेमा बताया था, जिसमें आरबीसी प्रेजेंट हो, एब्सेंट हो, कुछ ऐसा। फिर 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम, इन सब के बारे में बताया गया था। तो बच्चों, 2 किंगडम और को किसने दिया था, उसमें क्या कैसा था, ये पूरी कहानी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। बस आपको अल्लाह के वास्ते का एक सेंटेंस था जिससे आपको याद करवाया था कि कौन सा किंगडम किस साइंटिस्ट ने दिया है, तो वो आपको याद हो जाए आसानी से। इसीलिए वो ट्रिक्स मैंने लिखवाई थी। आप पुराने कॉपीज़ को, पुराने नोट्स को पलट के अपना रिवीजन कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था फंजाई को कोई प्रॉपर जगह नहीं मिल रही थी, तो आर.एच. विटेकर जी ने 1969 में एक प्रॉपर ग्रुप बना दिया था फंजाई के लिए। तो वहाँ तक हमारी बात हुई थी, कुछ बातें हमने फंजाई पे की थी। फिर थोड़ा सा बैक्टीरिया की तरफ बढ़े थे, थोड़ा सा मोनेरा के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। और साथ में आपको ये भी बताया था मैंने कि बैक्टीरिया के शेप्स वगैरह कैसे होते हैं, और जिसमें मैंने आपको कोकस, स्पाइरल, वाइब्रम, कॉमा शेप, बहुत सी चीज़ें सब बताई थी। वो सब जाके आप रिवाइज कर लीजिएगा। और बैक्टीरिया के बारे में ये भी बताया था कि वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, हेटेरोट्रॉफ होते हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया जो थे वो हेटेरोट्रॉफ थे। यहाँ तक बातें हुई थी। अब आगे हम लोग करेंगे बात यहाँ से नेक्स्ट क्लास में, मतलब आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आज की बैक्टीरिया से अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं बच्चों। सो लेट्स सी, क्या आप तैयार हैं? तो आर्के बैक्टीरिया के बारे में, आर्के मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्राचीन होता है, ऐसे बैक्टीरिया जो प्राचीन थे, मतलब पहले पाए जाते थे। तो ये आर्के बैक्टीरिया जो थे, आप खुद कंपैरिजन करिए कि जो इंसान है और जो मतलब इंसानों में ही कंपैरिजन कर लेते हैं, आपके लिए आसानी होगी कि आप अपने दादाजी लोगों को देखिए, दादा के दादा लोगों को, वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत ही ज़्यादा फिट रहते थे और बहुत स्ट्रेंथ थी उनमें। पर आज की जनरेशन को आप देख रहे हैं तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बच्चे वीक होते जा रहे हैं।
वैसे ही बच्चों बैक्टीरिया में भी है। जो प्राचीन बैक्टीरिया थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। क्यों थे वो आगे अब हम आपको बताएंगे, पर वहीं से बात शुरू करते हैं कि जो प्राचीन वाले बैक्टीरिया थे वो किसी भी इन्वायरमेंट में आराम से रह ले जाते थे। मतलब कैसा भी कंडीशन हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो तो भी रह लेंगे, बहुत ज़्यादा लो हो तो भी रह लेंगे, मतलब साल्टी एरिया हो, जैसा भी हो, सब जगह वो सर्वाइव ईजिली कर सकते थे। क्यों? ड्यू टू सेल वॉल स्ट्रक्चर। देखते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया लिव इन हार्श हैबिटेट ड्यू टू सेल वॉल स्ट्रक्चर। क्यों रह लेते थे बच्चों? वो हार्श हैबिटेट में रह तो लेते थे, लेकिन क्यों? क्योंकि उनका सेल वॉल स्ट्रक्चर ऐसा ही था। अब हम बढ़ेंगे कि ये हेलोफिल्स मतलब सॉल्टी एरिया में भी रह लेते थे। थर्मोएसिडोफिल्स मतलब थर्म वर्ड रिलेटेड होता है हीट से बच्चों, मतलब वो हीट वाले एरिया में भी टेम्परेचर जहाँ रहता था, हॉट स्प्रिंग्स में भी रह लेते थे। अब बच्चों हम मैथनोजेंस में पढ़ेंगे जहाँ मार्शी एरियाज में वो रह लेते थे, जो रिमेनेंट ऑफ गट में पाए जाते थे, जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते थे। काउ डंग में आप इनको देखने को पा जाएंगे, तो वो मेथेनोजेंस कहलाते थे क्योंकि वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते थे और उनको आप काउ डंग मतलब गाय के गोबर में देखते थे। अब आप बात करेंगे ब्लू ग्रीन अलगी की बच्चों। हम लोग ब्लू ग्रीन अलगी को हम लोग BGA भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो जो ब्लू ग्रीन अलगी है वो, इसमें आपको केवल 4 पॉइंट याद रखना है। पहली चीज़ की ये ब्लूम फॉर्म करता है। ब्लूम मतलब क्या होता है? जैसे कि बहुत सारे BGA मिल करके एक साथ इकट्ठा जब हो जाते हैं, उनकी कई सारी और बहुत सारे BGA मिलकर जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उस चीज़ों को, उस एरियाज़ को हम लोग ब्लूम कहते हैं। कि अगर बहुत ज़्यादा BGA इकट्ठा हो जाए एक साथ, तो सपोज़ आप किसी पार्टी में जाते हैं, शादी में आप देखते हैं हर कितने लोगों की, लाखों की भीड़ होती है। वो एरिया में उस एरिया में कितने सारे इंसान होते हैं। आपके घर में डेली केवल 4 से 5 लोग रहते होंगे, लेकिन अगर कोई शादी फंक्शन पड़ता है तो हज़ारों लोग आते हैं। तो वैसे ही बच्चों जो ब्लू ग्रीन अलगी है वो लोग ब्लूम फॉर्म करते हैं। दूसरा इनका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करते हैं, मतलब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चों कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ की बच्चों जो इसका मेन पॉइंट है, आपको इसका एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना है, भूलना नहीं है, कि नॉस्टॉक एंड एनामेना। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? नॉस्टॉक एंड एनामेना। रिपीटेड विथ मी, द एग्जाम्पल ऑफ ब्लू ग्रीन अलगे इज नॉस्टॉक एंड एनामेना। सो लेट्स मूव टू द डायग्राम। कि डायग्राम में बच्चों यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने बनाया है शुरुआत में रेड कलर से, ये मैंने एक पिगमेंट दिखाने की कोशिश की है कि इसमें कौन सा क्लोरोफिल दिखता है। आपको BGA में ऑप्शन आएगा कि कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है हमारे BGA में, तो ऑप्शन दे देगा क्लोरोफिल A, B, C, D वॉटएवर। तो आपको इस टाइम चुनना है क्लोरोफिल A। द राइट ऑप्शन क्या होगा? क्लोरोफिल A। तो ब्लू ग्रीन अलगी में कौन सा क्लोरोफिल होगा? क्लोरोफिल A। फिर उसके बाद बच्चों इसमें ये क्या है? ये जो येलो कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया, ये क्या है बच्चों? हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट। अब हेट्रोसिस्ट का क्या काम है ये शायद मैं आगे आपको अभी बताऊंगी। फिर बच्चों ये जो मैंने पर्पल कलर की कोटिंग की है, ये जो लाइनिंग लास्ट में ये जो कोटिंग हुई है ना एक, ये क्या है बच्चों? म्यूसिलेजिनस शीट है। म्यूसिलेजिनस शीट मतलब ये जो कोटिंग है ये म्यूकस से कोट की गई है। जो म्यूकस से जब कोट की गई है तो ये हमारी म्यूसिलेजिनस शीट है। तो आपको BGA के डायग्राम में क्या क्या पॉइंट याद रखना है बच्चों? पहली चीज़ क्या कि ये ब्लूम फॉर्म करते हैं। दूसरी चीज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तीसरी चीज़ बच्चों की ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और इनका एग्जांपल नॉस्टॉक एंड एनामेना था। और इसके डायग्राम से आपको याद रखना है कि इनमें क्लोरोफिल A पाया जाता है और साथ में इनमें हेट्रोसिस्ट होता है और ये म्यूसिलेजिनस शीट की कवरिंग होती है। सो जस्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। माइकोप्लाज्मा पे जाएंगे बच्चों। माइकोप्लाज्मा एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं और ये बहुत इजी टू रिमेंबर है। इसको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि बहुत डिफरेंट है। इसमें कोई चीज़ है जैसे कि बच्चों इसमें जब चीज़ें, हर चीज़ें डिफरेंट ही हैं। जब चीज़ें मिलती जुलती होती हैं तो याद करना मुश्किल होता है, बट चीज़ें अगर डिफरेंट हैं तो बहुत आसान है। माइकोप्लाज्मा की तरफ देखिए ज़रा गौर से कि सबसे ज़रूरी चीज़ किसका? सेल वॉल अब्सेंट होता है। इसमें सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल अब्सेंट होता है माइकोप्लाज्मा में। दूसरी चीज़ की ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। पहली चीज़ की सेल वॉल अब्सेंट है, दूसरी चीज़ ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। फिर ये बिना ऑक्सीजन के रह सकता है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। और मेनी आर पैथोजेनिक, मतलब इसमें जो बहुत, देखिए क्वेश्चन ऐसे आता है, मोस्टली आर पैथोजेनिक, सम आर पैथोजेनिक, ऐसे आता है, ऑल आर पैथोजेनिक। तो ऐसे टिक नहीं करना है, आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, मेनी आर पैथोजेनिक। सो क्या चीज़ें? 4 चीज़ें मैंने आपको माइकोप्लाज्मा में याद करवाई कि ये इसके पास सेल वॉल एब्सेंट होता है। दूसरी चीज़ कि इसमें ये ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकता है। तीसरी चीज़ की मेनी आर पैथोजेनिक और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। नाउ जस्ट लेट्स मूव टू द बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में। अब बच्चों NCERT में बस इतना ही ज़रूरी पॉइंट है जो लिखा गया है
आपको इतना ही दिमाग में याद रखना है। जो बहुत ज़रूरी है कि वही मैं आपको बता रही हूँ, जितना आप याद आसानी से रख के एग्ज़ाम तक जा सकते हैं। अब मैं आपको दुनिया भर की चीज़ें पढ़ाने का मैं भी आपको पढ़ा सकती हूँ, बता सकती हूँ, लेकिन वो आप भूल जाएंगे। तो मुझे वो काम करना है जिसमें आप सक्सेसफुल हो। तो बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में आपको बस पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है, और कोशिश करिएगा कि मेरे पढ़ाने के बाद ये आप जो नोट्स है इसको 2 से 3 बार लिख लीजिएगा। लिखने से आपको आसानी से और जल्दी याद होगा। और ये इतने पॉइंट्स जितना मैं बता रही हूँ, अगर वो आपको याद रह गया तो वही आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। तो पहली चीज़ कि बैक्टीरिया जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, मेनली बाय फिजन। ये वर्ड याद रखना है, बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है, फिजन से। बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है, फिजन से। कैसे रिप्रोड्यूस करता है, फिजन से। और अनफेवरेबल कंडीशन में, अब बच्चों जैसे कि आप नीट का एग्ज़ाम देने गए हैं और आप वही क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ जाए जो आप पढ़ के गए हैं तो आपकी फेवरेबल कंडीशन है। बट अगर बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाए जैसा आपने सोचा भी नहीं था, जो आप नहीं पढ़ के गए हैं, जो आपका प्रिपेयर नहीं है, अगर वैसे क्वेश्चन आ जाए वो आपकी अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगी। तो बैक्टीरिया अपने अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, चलिए देखते हैं। बट अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर। ये प्रोड्यूस करता है फिशन से। दूसरी चीज़ की ये अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। तीसरी चीज़ की अगर बाई चांस मान लीजिए कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, तब क्या होगा, तो वो अडॉप्ट करता है एक प्रिमिटिव डीएनए और वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करता है। डीएनए अडॉप्ट करता है प्रिमिटिव वाला और एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करता है। बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर। बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए, ओके, ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर। आई होप आपको याद हो गया होगा। लेट्स मूव टू द प्रोटिस्टा। मोनेरा में मैंने आपको बताया था कि मोनेरा क्या है, हमारा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट बताया था। मतलब प्रोकैरियोट यूकैरियोट मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगी, फिर से करूँ एक्सप्लेन, अब नहीं करने वाली हूँ मैं। जाइए जाके पढ़ के आइए। बार बार एक ही बात यार, कितने बार एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को। बेसिक चीज़ें हैं कि यूनिसेलुलर क्या है, मल्टीसेलुलर क्या है, यूकैरियोट क्या है, प्रोकैरियोट क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। बार बार ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगी, हालांकि जितने देर में मैंने डाटा उतने देर में एक्सप्लेन कर देती। प्रोकैरियोट मतलब प्रिमिटिव तरह का न्यूक्लियस जो वेल डेवलप नहीं है। यूकैरियोट मतलब जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो हमारा जो मोनेरा था वो मोनेरा हमारा प्रोकैरियोट था, लेकिन यहाँ प्रोटिस्टा की तरफ बढ़ रहा है जो कि हमारा यूकैरियोट है, और ये हमारा यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ है। अब बच्चों हम यहाँ पढ़ेंगे, पहले पॉइंट आएगा क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स क्या, हमारा चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन है। चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, क्राइसोफाइट्स चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। सी से क्राइसोफाइट्स, सी से चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। सी से क्राइसोफाइट्स, सी से चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। ये क्या क्राइसोफाइट्स क्या इंक्लूड करेगा, डेस्माइट्स और गोल्डन एल्गे, सॉरी डायटम्स एंड गोल्डन एल्गे इंक्लूड करेगा। डाई एटम एंड गोल्डन एल्गे, डाई एटम एंड गोल्डन एल्गे, डाई एटम एंड गोल्डन एल्गे, इसीलिए इसको क्या कहेंगे बच्चों, डेस्माइट्स। ये डाई एटम और गोल्डन एल्गे इंक्लूड करेगा, इसीलिए इसको डेस्माइट्स कहेंगे। अब बच्चों ये कहाँ पाया जाएगा, इसका ये पाया कहाँ जाता है, ये चीज़ ज़रूर दिमाग में याद रखिए। आगे चल के मैं आपको डायनोफ्लैजेलेट्स और स्लाइम मोल्ड सब बताऊंगी, तो आपको कंपैरिजन करना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं। मिक्स नहीं करिएगा कि स्लाइम मोल्ड कहाँ पाया जाता है और ये डाइट क्राइसोफाइट्स कहाँ पाया जाता है, दोनों को दोनों की जगह मिक्स कर दिया अगर आप, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा कि जो हमारा क्राइसोफाइट्स है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है और साथ में मैरीन इन्वायरमेंट में भी पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। क्राइसोफाइट्स जो है हमारा फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन वाटर, ओके। और ये माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब छोटा होता है, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। बिना माइक्रोस्कोप की मदद से हम इसे आसानी से नहीं देख सकते हैं। सो दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट्स। फ्लोट करता है पैसिवली वाटर करंट्स पे। वाटर की जो पानी की सतह होती है, वाटर ऊपर मूव कर रहा होता है, तो जो वाटर करंट मूव कर रहा होता है उसकी सतह पे ये आराम से फ्लोट कर रहा होता है, इसी वजह से इनको प्लैंकटन भी कहते हैं। ओके, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया गया। ओके, लेट्स मूव। तो ये माइक्रोस्कोपिक होता है और ये फ्लोट करता है वाटर करंट पे। ये बात भी आपको क्राइसोफाइट्स की याद रखनी है। क्या, पहली चीज़ कि ये चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन है, दूसरी चीज़ कि ये डाई एटम्स और गोल्डन इंक्लूड करता है, इसीलिए इसको डेस्माइट्स कहते हैं। तीसरी चीज़ की बच्चों, ये वाटर करंट्स पे फ्लोट करता है पैसिवली, ओके। और फिर चौथी जो सबसे ज़रूरी है, जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं और एग्जाम में आता भी है, कई बार पूछा गया है कि द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका। बच्चों, द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका मतलब इसकी जो वॉल है वो सिलिका से मिलके बनी हुई है। तो सिलिका से अगर मिलके बनी हुई है
इसमें आप देखेंगे किसी सोप बॉक्स की तरह, जैसे कि आप अपने घर में जो आपका नहाने वाला बाथिंग सोप होता है जिससे आप साबुन से नहाते हैं ना गोरे होने के लिए, वही वाला सोप। हालांकि साबुन से कोई गोरा नहीं होता, बट सोच है ऐसी। तो जो साबुन होता है उसको हम लोग साबुनदानी नाम सुने होंगे, सोप बॉक्स, उसमें रखते हैं। उसमें रखेंगे बच्चों ताकि वो गले ना, वो उधर गायब ना हो। तो सोप बॉक्स आपने देखा होगा ऐसे फिट हो जाता है आपस में, तो वैसे ही सोप बॉक्स की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, इसकी सेल्स का, वो आपस में ऐसे फिट हो जाती हैं। और साथ में बच्चों जब ये हज़ारों साल, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स जब बीतते हैं ना बच्चों, तो हज़ारों सालों बाद वो जिस जगह पे होते हैं उस धरती को डाई अटमेशियस बना देते हैं। वहाँ पे एकदम ग्रिटीनेस आ जाता है, मतलब चमकदार और ग्रिटी नेचर आ जाता है सॉइल में बच्चों। अब जैसे कोई चीज़ कहीं रह रही है, सपोज़ आप कोई पॉलीथीन ज़मीन में फेंक दिए हैं, फिर वहीं दूसरी पॉलीथीन, तीसरी पॉलीथीन, हज़ारों साल तक आप पॉलीथीन ही पॉलीथीन वहाँ फेंकते जाएँ तो उस पूरी अर्थ में आपको, आप खोदेंगे या फिर हज़ारों सालों बाद वहाँ केवल पॉलीथीन ही आपको उस एरिया में मिलेगी। वैसे ही बच्चों जिस एरिया में ये रहते हैं हमारे क्राइसोफाइट्स, वो अर्थ जो होती है डाई अटमेशियस बन जाती है। लेकिन अगर पॉलीथीन आप फेंकेंगे तो वो हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि वो हज़ारों साल तक गलती नहीं है, वो नेचर के लिए हार्मफुल है। लेकिन ये हमारा जो क्राइसोफाइट्स है, जो डाई अटमेशियस अर्थ बनाता है, ये हमारे लिए फ़ायदा करता है हमें। तो कैसे फ़ायदा करता है? क्योंकि ये हमारे कई चीज़ों में काम आता है। कैसे काम आता है कि ये पॉलिशिंग में हेल्प करता है हमें। दूसरी चीज़, ये फिल्ट्रेशन में ऑफ ऑयल्स एंड सिरप, तेल या सिरप के फिल्ट्रेशन में भी हमारी मदद करता है। और पॉलिशिंग में आप अपना शूज़ पॉलिश करते होंगे ना बच्चों, तो ये पॉलिशिंग में और साथ में फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप में भी काम आता है। आर यू क्लियर विद दिस? मैं साइड हट रही हूँ, प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट बच्चों। ओके, सो बच्चों नेक्स्ट आ गया डायनोफ्लैजेलेट्स। व्हाट इज डायनोफ्लैजेलेट्स? क्या आप इसके नाम पे थोड़ा सा गौर करेंगे? डायनो मतलब दो, फ्लैजेलेट्स मतलब फ्लैजेला। जहाँ पे दो फ्लैजेला हो ना बच्चों, उनको हम डायनोफ्लैजेलेट्स कहते हैं। तो जो मोस्टली आर मैरिन, उसमें क्या पढ़ा था हम लोग? मैरिन भी होते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं एज वेल एज इन द मैरिन क्राइसोफाइट्स। लेकिन डायनोफ्लैजेलेट्स में मोस्टली आर मैरिन, मेनी आर नहीं मैरिन होगा, मोस्टली वर्ड याद रखिएगा, मोस्टली आर मैरिन। और साथ में मैरिन के साथ साथ फोटोसिंथेटिक, मैरिन के साथ साथ फोटोसिंथेटिक, मैरिन के साथ साथ बच्चों हमारा ये फोटोसिंथेटिक भी होगा। और बच्चों हमारी स्किन में जैसा पिगमेंट होता है, मेलानिन वगैरह हमारे बॉडी में जितना ज़्यादा होता है हम उतने ही काले होते हैं, जितना कम होता है उतने ही गोरे होते हैं। वैसे ही बच्चों हमारे डायनोफ्लैजेलेट्स में भी जैसा पिगमेंट होगा उस कलर के दिखेंगे। वो अगर रेड है तो रेड दिखेंगे, येलो है येलो, ब्लू है ब्लू, ग्रीन है ग्रीन, वॉटएवर जो पिगमेंट आपको देखने को मिलेगा, जो पिगमेंट उन्हें पाया जाएगा वही कलर आपको उनको देखने को मिलेगा। सोचिए ज़रा, अगर हमारे पास ऐसा होता कि कभी हम लाल दिखते, कभी पीले, कभी हरे, कभी नीले, क्या क्या सोचती हूँ मैं। हाँ, तो डायनोफ्लैजेलेट्स में अपीयर करता है येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। उनके सेल में जैसा पिगमेंट होगा वैसे वो दिखेंगे बच्चों। फिर रेड डायनोफ्लैजेलेट्स, मतलब रेड डायनोफ्लैजेलेट्स में रेड वाला पिगमेंट है। और रेड डायनोफ्लैजेलेट्स का एग्जांपल क्या होगा, क्या याद रखना है? गोनोलेक्स, 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 रट लीजिए। गोनोलेक्स रेड डायनोफ्लैजेलेट्स का एग्जांपल है गोनोलेक्स। गोनोलेक्स, गोनोलेक्स जो है वो इतना ज़्यादा सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट में सी द अपीयर रेड। वो क्या करते हैं बच्चों, इतना ज़्यादा मल्टीपल होते हैं, इतना ज़्यादा अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि पूरे सी को वो रेड कर देते हैं। अब सपोज़ वो एक हैं किसी सी में, फिर उन्होंने इतना ज़्यादा अपना मल्टीप्लिकेशन कर लिया कि पूरे सी को ही लाल कर दिया। आप कभी कभी कहीं घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि समुद्र का पानी या कहीं पानी आप देखते होंगे कि पानी हरा या आपको लाल देखने को मिलता है, तो आप सोचते होंगे वो पानी लाल है। ऐसा नहीं होता है, वो रेड टाइड्स की वजह से वो पानी है हमको लाल दिखता है। तो ऐसे ही बच्चों आप पढ़िए, रेड डायनोफ्लैजेलेट्स का एग्जांपल है गोनोलेक्स, अंडरगो सच अ रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड। इसीलिए उसको रेड टाइड्स कहते हैं। क्या बताया मैंने आपको? क्या बताया बच्चों? क्या बताया मैंने अभी आपको? मैंने बोला कि ये मोस्टली आर मैरिन एंड फोटोसिंथेटिक।
और क्या बोला मैंने ये भी बोला आपको कि ये जो होते हैं इनमें जैसा पिगमेंट होगा वो वैसे दिखेंगे। और तीसरी चीज़ मैंने क्या बोला आपको बच्चों कि ये जो रेड डायनोफ्लैगेलेट होते हैं इनका एग्जांपल मैंने आपको गॉर्डेलेक्स बताया। और ये जो होते हैं इतना अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं बच्चों कि ये पूरे सी को रेड कर देते हैं, और इसी वजह से इनको हम रेड टाइड्स भी कहते हैं। इसका नाम आप याद रखेंगे, रेड टाइड्स। और बच्चों जब ये इतना ज़्यादा फैल जाते हैं ना तो ये टॉक्सिन क्रिएट करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिन क्रिएट करते हैं जो कि हार्मफुल होता है मैरीन एनिमल्स के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि समुद्र में केवल फिशेस रहती हैं, समुद्र में फिशेस भी रहते हैं, ऑक्टोपस भी रहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें सी में पाई जाती हैं। तो ये रेड टाइड्स जब बहुत ज़्यादा अपना मल्टीप्लिकेशन करके फैल जाते हैं तो ये जितने ज़्यादा होंगे उतना ही तो टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे, और जब टॉक्सिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना बच्चों तो ये हमारे मैरीन एनिमल्स के लिए अच्छा नहीं है, मैरीन एनिमल्स को हार्मफुल है ये मैरीन एनिमल्स के लिए। मैरीन एनिमल्स इसकी वजह से मर जाते हैं बच्चों। तो आप ये देखिए 4 पॉइंट कि मैरीन फोटोसिंथेटिक जैसा पिगमेंट वैसे वो रेड डायनोफ्लैगेलेट जो होगा वो पूरा समुद्र लाल कर देगा, इतना मल्टीप्लिकेशन करेगा, और अपने मल्टीप्लिकेशन की वजह से ये टॉक्सिन रिलीज़ करेगा बहुत ज़्यादा, और इवन किल अदर मैरीन एनिमल्स सच एज फिशेस। अब बच्चों आप ये देखिए कि यूग्लेनॉइड्स जो है, यूग्लेनॉइड्स में आपने क्राइसोफाइट में क्या पढ़ा था, वो फ्रेश वाटर में होते हैं और वो साथ में मैरिन में भी पाए जाते हैं। और आपने बच्चों डायनोफ्लैगेलेट्स में पढ़ा था कि वो मैरिन होते हैं और साथ में फोटोसिंथेटिक होते हैं। पर आपने यूग्लेनॉइड्स में क्या पढ़ेंगे बच्चों, यूग्लेनॉइड्स में आप पढ़ेंगे कि ये स्टैगनेंट वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, मतलब स्वच्छ पानी में, साफ पानी में, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। और साथ में एक कंडीशन और है कि ये स्टैगनेंट वाटर में पाए जाते हैं। व्हाट इज स्टैगनेंट वाटर? स्टैगनेंट वाटर का मतलब होता है बच्चों ठहरा हुआ पानी। अब जैसे कि समुद्र में देखते होंगे आप, पानी ऐसे फ़्लो करता है, या फिर और कहीं देखेंगे तो ऐसे ऐसे फ़्लो कर रहे हैं पानी, या नदी का पानी भी थोड़ा बहुत बहाव तो सब में रहता है, लेकिन वो पानी जो ठहरा हुआ है वहाँ पे हमारे यूग्लेनॉइड्स पाए जाएंगे। फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे और स्टैगनेंट वाटर में पाए जाएंगे, इसकी कंडीशन ये है। और जो हमारे यूग्लेनॉइड्स, यूग्लिना का हमारे यूग्लेनॉइड्स में वो पिगमेंट होगा जो हायर प्लांट्स में होता है। हायर प्लांट्स में जो पिगमेंट है वही हमारे यूग्लेनॉइड्स में होगा। क्या ये आपको याद हो गया? Majority of them are found in the बच्चों fresh water and in the फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं और फाउंड इन द स्टैगनेंट वाटर। और दूसरी चीज़ बच्चों की इनका जो पिगमेंट होता है वो वही होता है जो हमारे हायर प्लांट्स में होता है। और इनका एग्जांपल आपको याद रखने में बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगी कि यूग्लिना, यूग्लेनॉइड्स, यूग्लिना, यूग्लेनॉइड्स, यूग्लिना। ओके, सो लेट्स मूव टू द स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स मतलब बच्चों ये अपने सुटेबल कंडीशन में अपने ये प्लास्मोडियम बनाते हैं, अपने सुटेबल कंडीशन में प्लास्मोडियम बनाते हैं। फिर उसके बाद बच्चों जब इनकी अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है तब ये क्या करते हैं, इनका जो प्लास्मोडियम होता है ना वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है, टूट जाता है, और क्या करता है, फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है। इनका जो प्लास्मोडियम होता है वो डिफ्रेंशिएट होकर टूट जाता है और साथ में ये फ्रूटिंग बॉडीज़ बना लेता है। और फ्रूटिंग बॉडीज़ पे क्या होता है बच्चों, वो क्या बियर करता है, स्पोर्स। फ्रूटिंग बॉडीज़ बियरिंग स्पोर्स, कहाँ पे स्पोर? एट देयर टिप, अपने टिप पे। ये हमारा स्पोर है तो ये हमारी फ्रूटिंग बॉडीज़ है, तो यहाँ पे स्पोर बना लिया, कहाँ पे, ये टिप पे। ओके, तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लास्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज स्पोर्स एट देयर टिप। और ये स्पोर बच्चों फैलेंगे कैसे? सिर्फ स्पोर बन जाने से काम नहीं होगा, उनको फैलाना भी पड़ेगा ना बच्चों। तो कैसे फैलाएंगे? हवा की मदद से, एयर करंट से। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स, स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स। आई होप कि आपको आसानी से ये चीज़ें याद हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट बच्चों मैंने तो पढ़ा कि ये काम आपका फिनिश कर दिया है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में मैं आपको पूरा चैप्टर फिनिश कर दूँगी। अब मैंने एक चीज़ समझी है कि बहुत डिटेल में पढ़ाने से, बहुत ज़्यादा जाने से आप चीज़ें बहुत याद नहीं रख पाएंगे और सब एग्ज़ाम तक भूल के
सब चौपट कराएंगे और हमारी बेइज्जती कराएंगे। हमारी बेइज्जती ना हो इसीलिए हम आपको बस उतना ही पढ़ाएंगे जितना आप याद रख सकें और जाके एग्ज़ाम में वो आपके काम आ सके बच्चों। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट में वो टॉपिक का नाम आप लिख के भेजें कि ये टॉपिक मैम डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं एक वीडियो उस टॉपिक पे भी बना दूँगी ताकि आप अगर डिटेल में जानना चाहें तो डिटेल में भी जान लें। बाकी आपको एक NCERT के ज़रूरी पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियोज़ में प्रोवाइड करवा ही रही हूँ। अगले हर वीडियोज़ में आपको ऐसे NCERT के पॉइंट्स जो ज़रूरी हैं और साथ में मैं ऐसे वीडियोज़ भी बनाऊंगी जिस पे आपको क्वेश्चन करने में हेल्प होगी। क्वेश्चन से रिलेटेड NCERT के हर लाइन से क्वेश्चन कैसे बनाना है, आप कैसे सीखेंगे क्वेश्चन बनाना, वो भी मैं आपको बताऊंगी बच्चों। तो फिलहाल आज का बात यहीं ख़त्म करते हैं और बच्चों आपसे एक बात कहूँगी जाते जाते कि प्लीज़ आप हमको अप्रिशिएट करिए, मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करिए। कैसे करेंगे? हमारे वीडियोज़ को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आप जितना हमारे मेहनत का अप्रिशिएशन करेंगे बच्चों, हम उतने ही लगन से आपको, उतना ही खुश होकर आपको पढ़ा पाएंगे, जिससे आपका भी भला है और हम भी खुश हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रिवाइज़ करिए, पढ़ाई करिए, लापरवाही मत करिए। जय महाकाली बच्चों।